नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2025 के रिजल्ट आउट हो गए हैं और यहाँ पर मैं टॉपर्स टॉप में बात करने वाला हूँ देवाशीष ठाकुर से, जिन्होंने हिंदी में जीआरएफ क्लियर किया है। अगर मार्क्स की बात करते हैं 238 मार्क्स हैं और 100 परसेंटाइल हैं। तो उन्होंने किस प्रकार से पढ़ाई की, पेपर 1 को कैसे टैकल किया, पेपर 2 को कैसे टैकल किया और कितने घंटे प्रतिदिन पढ़ते थे और कैसे उनकी स्ट्रेटजी रहती थी, तो आज हम बात करेंगे। क्योंकि सपना रहता है कि जीआरएफ क्वालिफाई करके और हम पीएचडी करेंगे और देन असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू तो सर। आप अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले। हाँ, मेरा नाम देवाशीष ठाकुर है। मैं किशनगंज बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा 100 परसेंटाइल आया है और मेरे मार्क्स जैसा सर ने बताया 238 है। चलिए, तो आप ये बता दीजिए सबसे पहले ग्रेजुएशन आपका कहाँ से कंप्लीट हुआ सर जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। और मास्टर? मास्टर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले आपको यूजीसी नेट के बारे में किसने बताया या पता कैसे चला कि मुझे यूजीसी नेट का एग्जाम देना है? सर जाकिर हुसैन में ही मतलब हमारे प्रोफेसर से पता चला था कि वो जेआरएफ क्वालिफाइड थे, तो उन्होंने बताया कि आगे का रास्ता खुल सकता है, वहाँ लगभग 40,000 के आसपास तुमको पर मंथ मिल जाएगा, तो आगे का एजुकेशन आसान हो जाएगा। तो वहीं से पता चला था और मोटिवेशन मिला था। बहुत अच्छा। और देखिए, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत से स्टूडेंट करते हैं और एग्ज़ाम क्लियर भी करते हैं, जीआरएफ भी क्लियर करते हैं, लेकिन 100 परसेंटाइल बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके आ पाते हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी? आप जब पढ़ते थे तो पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे टैकल करते थे? कितने-कितने घंटे पढ़ते थे? हाँ, सर जैसे कि मैं अगर अपने पास्ट में बताऊँ तो मेरा 11-12 मैथ्स से हुआ था, बिल्कुल। पीसीएम से। तो उसकी वजह से मुझे जो बेनिफिट मिल जाता था मैथ्स, रीजनिंग और आईसीटी, ये वाला पोर्शन मेरा थोड़ा स्ट्रांग था। जैसे हिंदी वालों बच्चे का थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक होता है, तो इसमें मुझे जो है एज मिल जाता था। और बाकी पेपर 1 के लिए लगभग 3 घंटे के आसपास मैं समय देता था और पेपर 2 में वही टेक्स्ट वगैरह पढ़ना। और वैसे घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए और मैं भी इस पे फोकस नहीं करता था। मुझे बस वो टॉपिक क्लियर करना होता था। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई टॉपिक है या बिल्कुल। रिसर्च का कोई टॉपिक है, तो मुझे लगता था इस दिन मैं वो टॉपिक कंप्लीट करके ही सोऊंगा। तो बस इतना ही हाँ, था। जैसे हम तैयारी करते हैं या जैसे हमने 12th क्रॉस किया था, तो सबसे पहले रहता है कि एक हम टाइम टेबल बनाते हैं, हमको 2 घंटे पढ़ना है। तो यूजीसी नेट की अगर हम तैयारी कर रहे हैं जब, तो हमारा मास्टर कंप्लीट हो गया या फाइनल ईयर में है, तो बच्चों को इस बात का विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि उनको एक टॉपिक डिसाइड करना चाहिए। एक टॉपिक होगा, एक यूनिट होगा और वो यूनिट आपके चाहे 1 घंटे में हो जाए या 2 घंटे में हो जाए। तो यूनिट या टॉपिक से हमको डिवाइड करके रखना चाहिए, ना कि घंटे से पढ़ना चाहिए। देन जब जैसे आपने 100 परसेंटाइल से यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक किया है, तो मेरी क्लासेस से आपको कितनी हेल्प मिली? सर आपकी क्लास से एक जैसे यूजीसी नेट हैक्ड करके आया था या महामैराथन करके आता था, तो क्योंकि मैं पढ़ तो लेता था लेकिन उसका वही आपका महामैराथन देखने से फिर उसका समराइज वे में आ जाता था, तो रिवीजन उससे अच्छे हाँ तरीके से हो रिवीजन जाता। अच्छे से हो जाता था। बिल्कुल। तो उससे रिकॉल वगैरह करने में मदद हो जाता था, तो दिक्कत नहीं आती थी। ठीक है। और जैसे मेरी क्लास आप देखते थे, आप बुक्स भी पढ़ते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे, यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी थे और सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि यूजीसी नेट की हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमको सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए? सर ज़रूर। मतलब टीचर्स तो आपको पढ़ा ही देंगे, बिल्कुल। लेकिन वो अगर आपको खुद से करना है, क्योंकि खुद के नोट से हम लोग जल्दी रिवाइज़ कर पाते हैं। बिल्कुल। वो हम लोग के दिमाग में मतलब कि मेमोरी में छप जाता है, हुँ। फोटोजेनिक मेमोरी हम लोग का। तो इसलिए मैं खुद से नोट्स बनाता था। पेपर 1 के लिए तो अलग कॉपी, जिसमें कि टीचिंग का अलग, रिसर्च का अलग और पीवाईक्यू भी अगर टीचिंग का देखता था, तो वहाँ पे अलग से लिख देता था उस बिल्कुल। पोर्शन में। और हिंदी का क्योंकि टेक्स्ट वाला पोर्शन बहुत बड़ा था, तो वहीं पे अंडरलाइन कर लेते थे या हाइलाइटर से हाइलाइट कर देते थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और जैसे मैं पेपर 2 की बात करूँगा, 10 यूनिट है, मतलब संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है और हिंदी साहित्य का इतिहास एक बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों में प्रश्न बना रहता है कि यूनिट नंबर सेकंड। तो जैसे मैं इसके पहले वाले बात भी कर रहा था अनन्या से, उन्होंने बताया कि यूनिट नंबर सेकंड को उन्होंने कैसे कंप्लीट किया। अब दूसरा प्रश्न रहता है कि चाहे हम दिसंबर का एग्जाम बात करें यूजीसी नेट का या जून की बात करते हैं, तो इसमें यूनिट 3 और 4 से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो यूनिट 3 साहित्य शास्त्र और यूनिट नंबर 4 वैचारिक पृष्ठभूमि, इनको कैसे आपने कवर किया? सर जैसे यूनिट सेकंड आपने बोला, हुँ। तो यूनिट सेकंड मेरा भी वीक पोर्शन ही है, क्योंकि अच्छा, मेरा अच्छा। फैक्ट जो है हुँ। उतना मैं याद नहीं कर पाता हूँ जी। उसका ईयर वगैरह।
लेकिन वही जितने राइटर लगे हुए हैं मैं वो राइटर को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। मतलब मेनली अगर जो नाटककार लगे हुए हैं हमारे इसमें 14 नाटककार हैं, तो उसके जो है मैं जितने भी नाटक थे उसको क्रमबद्धता से याद कर लिया था। वैसे ही जितने उपन्यासकार हैं उसके उपन्यास, और लगभग अगर आप देखेंगे पीवाईक्यू में तो वही पूछते हैं। जैसे कहानी के लिए वो जो कहानीकार लगे हुए हैं हमारे उसी से पूछते हैं। तो यूनिट 2 इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। और यूनिट 3 साहित्य शास्त्र से तो वो बुक से ही मैंने पढ़ा था और उसका पीवाईक्यू लगाता था तो लग जाता था हाँ मुझे अब आ गया है। और उसके लिए काफ़ी बुक्स भी हैं अवेलेबल, तो उससे। और यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि, इसका बहुत वास्ट सिलेबस है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो इसलिए इसका प्रिपरेशन पे मैं उतना फोकस होके कोई एक बुक नहीं पढ़ा था, बस पीवाईक्यू पे ही फोकस किया था। बिल्कुल। और इस पे एक था कि आर्य समाज ब्रह्म समाज इससे क्वेश्चन पूछता है, प्रार्थना समाज, बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन मैं पूछा। ये वाला पोर्शन बस करके जाता था और नवजागरण वाला थोड़ा, और बाकी जो है मैंने नहीं किया था। ठीक है। देन उसके बाद यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक बात करते हैं, तो बहुत सी रचनाएं हैं इसमें लगी हुई हैं, कवि हैं। कवि की जो रचनाएं हैं वो तो सिलेबस में हमारे दी हुई हैं, लेकिन उन कवि के अन्य रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यूनिट नंबर 5 से यूनिट नंबर 10 इसको आपने कैसे कवर किया? क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बच्चों के गलत होते हैं यहीं से होते हैं, तो इसको कैसे कवर किया? सर जैसे मतलब अगर हम लोग को डेडिकेटेड वे में पढ़ना है तो हम लोग को पता होना चाहिए किससे ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है किससे कम। अगर जैसे कविता की बात करें तो वो शुरुआत में जो कवि लगे हुए हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के, तो उससे हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन बहुत से बहुत आते हैं, एक से दो क्वेश्चन, कबीर, सुर, मीरा, तुलसी और जैसी जितने भी हैं। तो मैं वो पोर्शन को छोड़ देता था जितने, क्योंकि ग्रेजुएशन और मास्टर्स में पढ़े ही थे तो उससे मेरा हो जाता था लगभग, और उसको आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन आधुनिक काल के जितने कवि हैं, चाहे वो धूमिल हैं, मुक्तिबोध हैं, उसको नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसको क्रम लगाने के लिए उसका पंक्ति दिया जाता है। या फिर और भी अंदर से जो है भवानी प्रसाद मिश्र की है कविता, उससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको हम लोग आधुनिक कविता को नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम लोग ये पीवाईक्यू देख के एनालाइज कर सकते हैं किस कविता या किस रचना से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर कविता की बात करें जैसे उपन्यास की, उसमें मैला आंचल और गोदान दोनों मिला के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर हम लोग पेपर 1 में एक यूनिट देखें तो एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आता है, जो कि बस यहाँ पे 2 बुक कवर कर लेता है। तो इसको हम लोग को लगभग 3 से 4 बार पढ़ ही लेना होगा, क्योंकि उससे अंदर अंदर से एक एक शब्द का निचोड़ पूछ लेता है। तो इसलिए इसको तो कवर करना ही होगा। लेकिन वहीं पे कहीं पे जैसे परीक्षा गुरु का प्रकरण से वहां से पूछता ही पूछता है। अगर आप परीक्षा गुरु नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, पूरा समय कम है, तो आप प्रकरण याद कर लें। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हमको करना ही पड़ेगा। कहानी, नाटक, निबंध, ये 3 छोटा पड़ता है टेक्स्ट के मामले में। जैसे अन्य गद्य विधा ज़्यादा बहुत बड़ा हो जाता है, या फिर अन्य गद्य विधा में जैसे देखें संस्कृति के 4 अध्याय, उससे क्वेश्चन तो पूछते हैं, लेकिन उसको आपको लगभग 500-600 पेज का किताब उसको आपको याद रखना होगा, और इसलिए उसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो पढ़िए, अच्छा है, लेकिन उसको स्किप किया जा सकता है। लेकिन कहानी, नाटक, निबंध, इसको अगर आप स्किप कर रहे हैं एक भी चीज़ को, तो वो फिर आप अपनी परसेंटेज घटा रहे हैं कि उसमें जो आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल। अब जैसे आप के 100% डाल रहे हैं, तो मैं एक यहाँ पर प्रश्न करूँगा कि जैसे हम ये करते हैं कि स्टूडेंट एक टॉपिक पढ़ रहा है या 3-4 घंटे पर डे पढ़ रहा है, तो जैसे आप 3 घंटे या 4 घंटे एक कोई टॉपिक आप पढ़ते थे, तो क्या उसी दिन आप उसका एमसीक्यू लगाते थे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या आपका वीकली शेड्यूल रहता था, कैसा रहता था? नहीं सर, लगभग डेली ही शेड्यूल रहता था। और अगर उस दिन नहीं लगा पाते थे किसी कारणवश, अगर हमको लगता था कि आज इस टॉपिक को ज़्यादा ही कर दें, तो उसको खींचते खींचते लेट हो जाता था, तो मैं अगले दिन उसे लगा लेता था। लेकिन उस टॉपिक को मैं चाहता था कि ख़त्म कर ही दूँ पहले, ताकि मेरे दिमाग में वो बैठ जाए और फिर एक क्रमबद्धता से मेरे दिमाग में रहे चीज़ें। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना और यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसे अच्छे तरीके से पढ़ना और जीआरएफ क्रैक करना सपना रहता है। बहुत से लोग ये कर सोचते हैं कि हमको ये करना है, तो ये कितना कठिन है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा कितना कठिन है? सर देखिए, कठिन तो है, क्योंकि इसमें इतना सारा टेक्स्ट याद करना है, और खास करके अलग अलग बैकग्राउंड से है। हो सकता है किसी का फैक्ट कमजोर हो सकता है किसी का पेपर 1 में मैथ्स रीजनिंग कमजोर होता है, किसी का जो है इंग्लिश कमजोर होता है, जिसकी वजह से कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में थोड़ी दिक्कत आती है। तो कठिन है, लेकिन अगर 6-7 महीने पढ़ लें आप डेडिकेटेड वे में, तो आप कर सकते हैं उसके लिए। और हो सकता है आपका थोड़ा लक भी फेवर करता है, तो आपका नेट हो जाए, लेकिन उसके अगले अटेम्प्ट में जेआरएफ हो जाए, तो ये पॉसिबल है। जैसे रिजल्ट आया और रिजल्ट वो एनटीए ने बोला था कि 22 को आएगा, 21 को आ गया था, तो रिजल्ट सबसे पहले किसने देखा था? आपने देखा था या और किसी ने देखा सर था? मैं नहीं देखा था। मैं नहीं देखा था। तो आप श्योर थे कि जीआरएफ हो जाएगा? सर लग तो रहा था, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली यही था कि हो जाएगा।
और लेकिन फिर भी थोड़ी सी दुविधा बनी रहती है जब तक हम लोग देख नहीं लेते हैं, तो इसलिए जब देखा तो अच्छा लगा। और इसके बाद किसको बताया आपने कि यार आपको घर 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 को बताया? अब इसके बाद आपको क्या करना आगे? सर अभी मेरा बीएड चल रहा है साथ साथ, तो अभी हम पीएचडी में एनरोलमेंट नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो यूजीसी का गाइडलाइन नहीं है। बिल्कुल। तो वो अगले साल मैं पीएचडी परस्यू करूंगा, तब तक मेरा बीएड हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो जो आगामी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम दिसंबर में देंगे या आने वाले वर्षों में देंगे या बार-बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी साहित्य, तो उनके लिए किन-किन पॉइंट्सों पर बात कहेंगे कि किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर सभी बच्चे का स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग है। जैसे मैंने बोला जो कि मेरा मैथ्स, रीजनिंग, आईसीटी ये सब पेपर 1 में बढ़िया था, मतलब पहले से ही, इसलिए उस पर मुझे कम फोकस करना पड़ा। लेकिन वहीं फैक्ट्स जो है मेरा थोड़ा कमजोर था, तो उस पर मैंने जो है ज़्यादा फोकस किया और उसका पीवाईक्यू से एनालाइज किया। तो वैसे ही सभी बच्चे का अपना अलग अलग जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस होगा, तो उस पर वो काम करें। स्ट्रेंथ पे थोड़ा अगर उसका पीवाईक्यू लगा लें कि हाँ मुझे ये आ रहा है तो ठीक है, और वीकनेस वाला जो पॉइंट है उसे आप याद करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तो उसका वो कवर हो जाएगा। और पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कई बार पीवाईक्यू भी रिपीट होते हैं। होते हैं। अगर अभी जून 2025 की बात करते हैं, मेरे हिसाब से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे हुए, 12 से 15 के बीच में रिपीट हुए हैं, थोड़ा-सा रिपीट उसमें हुए हैं, परिवर्तन किया गया था। भाषा वगैरह वाला भी सेक्शन देखें तो वो हाँ। लगभग वही थोड़ा सा है, उसी में जो घूमते फिरते रहता है। चलिए बहुत अच्छा। तो लास्ट आप कुछ कहना चाहेंगे या अपनी कुछ रणनीति आप शेयर करना चाहेंगे जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं? अ, सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अनुसार पढ़ें, और जो आपको लगता है जहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा समय ना दें। जैसे मैंने अभी बताया संस्कृति के 4 अध्याय मैंने छोड़ दिया था, या फिर कविता में मैंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल वाले कवि को उसका जो लगा हुआ है उसके छोड़ दिया था क्योंकि उसे बहुत कम क्वेश्चन बनते थे। तो इसी हिसाब से आप पीवाईक्यू एनालाइज करें, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं उसे ज़रूर ही पढ़ें, और जहाँ से नहीं बन रहे हैं या 1-2 बन रहे हैं तो उसे आप स्किप कर सकते हैं, और बाकी लगे रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए ठीक है।